मैं माँ को कुछ नहीं बताऊंगी। रात के 12 बजने वाले थे। अनिल और उसकी पत्नी शोभा गहरी नींद में सोए हुए थे। तभी अनिल को एहसास हुआ जैसे कोई उसे हिला रहा हो। उसने झटके से आंखें खोली तो शोभा दर्द से कहराते हुए बोली, उठना, देखो मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अनिल झटके से उठ बैठा। पत्नी के माथे पर पसीने की बूंदें और उसकी खराब होती हालत देखकर वह बेचैन हो उठा। उसने जल्दी से एम्बुलेंस को फ़ोन लगाया और बगल के कमरे में सोई हुई अपनी माँ प्रभा जी को जगाते हुए बोला कि माँ उठो ना, शोभा की तबीयत बिगड़ती जा रही है। प्रभा जी आंखें मलते हुए बाहर आईं और उबासी लेते हुए कहने लगीं कि गर्भावस्था के समय ऐसी छोटी मोटी दिक्कत तो होती ही रहती है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहू को गैस हो गई होगी। लेकिन शोभा ने दर्द से तड़पते हुए कहा, नहीं माँ जी, कुछ अजीब सा दर्द हो रहा है, मुझे तो बहुत घबराहट सी हो रही है। तभी बाहर एम्बुलेंस आ गई। अनिल ने प्रभा जी से कहा कि माँ तुम घर पर रहो, मैं इसे लेकर हॉस्पिटल जाता हूँ। हॉस्पिटल जाने पर डॉक्टर ने भी तुरंत ही ट्रीटमेंट शुरू किया। डॉक्टर ने बताया कि कुछ जटिलताओं के कारण फाल्नी का गर्भ बहुत कमज़ोर है। ऐसे में इसे पूरी तरह से बेड रेस्ट पर रहना होगा, नहीं तो बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टर की बात सुनकर अनिल बहुत घबरा गया, क्योंकि शादी के 7 सालों के बाद बहुत इलाज करवाने के बाद दोनों को माता पिता बनने का सौभाग्य मिला था। इस बच्चे को लेकर शोभा के बहुत सारे सपने जुड़े हुए थे। वो इन सपनों को टूटकर बिखरते हुए नहीं देखना चाहता था। अनिल ने प्रण कर लिया कि वो शोभा और अपने बच्चे को कुछ नहीं होने देगा। 3 दिनों के बाद शोभा हॉस्पिटल से घर आ गई थी, क्योंकि अभी उसका 5वां महीना ही चल रहा था। इसलिए अभी कई महीने उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत थी। अनिल के घर पर केवल उसकी माँ और पत्नी ही थे, कोई और नहीं था जो उनकी मदद कर सकता। काम वाली बाई तो आती थी, लेकिन वह तो पूरे समय शोभा की देखभाल नहीं कर सकती थी, और प्रभा देवी जी तो अपने घुटनों के दर्द से ही परेशान रहती थी। ऐसे में शोभा यात्रा भी तो नहीं कर सकती थी, वरना वो उसे मायके भेज देता। आखिरकार उसने शोभा की मम्मी से बात की। शोभा की मम्मी की भी अपनी जिम्मेदारियां थीं। उन्होंने कहा कि मैं एक काम करती हूँ, मैं अपनी छोटी बेटी फाल्नी को वहाँ मदद करने के लिए भेज देती हूँ। अनिल धन्यवाद देते हुए तुरंत राजी हो गया। फाल्नी तो जीजा जी के घर जाने की बात सुनकर खुशी से झूम उठी कि उसे इतने दिनों तक दीदी और जीजा जी के साथ रहने का मौका मिलेगा। फाल्नी जैसे ही शोभा के यहाँ पहुँची तो उसने आते ही घर की और अपनी दीदी की देखभाल की सारी जिम्मेदारियाँ उठा लीं। फाल्नी 20 वर्षीय हंसमुख और चुलबुली किस्म की लड़की थी। घर के काम करने के साथ साथ पूरे समय शोभा को अपनी चटपटी बातों से हंसाती रहती थी। पहले तो अनिल ऑफिस चला जाता था तो पीछे से शोभा अकेले रह जाती थी, लेकिन बहन के यहाँ आ जाने के कारण अब उसे भी बहुत अच्छा लगने लगा था। घर में बहुत खुशनुमा माहौल बन गया था। वैसे तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन प्रभा जी जब कभी फाल्नी को बैठकर मोबाइल यूज करते हुए देखती तो वह बहुत चिढ़ जाती थी। उन्हें लगता था कि फाल्नी यहाँ अपनी दीदी की देखभाल करने के लिए आई है, घर के काम करने के लिए आई है, तो फिर आराम से बैठी क्यों है। इसलिए जैसे ही वह फाल्नी को बैठे हुए देखती तो कोई ना कोई काम बताकर उसे उठा देती थी। फाल्नी उनके इस व्यवहार को समझ नहीं पाती थी। वो सहज होकर सारे काम करती रहती थी। एक दिन दोपहर के खाने के बाद शोभा आराम कर रही थी। प्रभा देवी जी भी अपने कमरे में थी। फाल्नी ने दोपहर के खाने के बाद रसोई समेटी नहीं थी, क्योंकि आज वो बहुत थक गई थी। इसलिए थोड़ी देर अपने कमरे में लेटकर वो मोबाइल में अपनी सहेलियों से चैट करने लगी। इसी बीच प्रभा जी रसोई में पानी पीने के लिए गईं। बिखरी हुई रसोई देखकर वह गुस्से से भड़क उठी, और जब उन्होंने फाल्नी के कमरे में झांक कर देखा कि फाल्नी बेड पर लेटी फिर मज़े से मोबाइल यूज कर रही है, तो उन्होंने भड़कते हुए कहा, फाल्नी तुम यहाँ आराम से
लेटी हो वहाँ देखो तो रसोई कितनी गंदी पड़ी है। अगर हम कोई जिम्मेदारी उठाते हैं ना तो उसे पूरी ईमानदारी से भी निभाना चाहिए। तुम यहाँ टाइम पास करने तो आई नहीं हो। यह बात सुनकर शालिनी थोड़ा चौंक गई और उसने झट से मोबाइल बिस्तर पर रखकर रसोई की तरफ कदम बढ़ा दिए। लेकिन आज उसे प्रभा जी की बातें बहुत अटपटी सी लगी थी। जैसे ही शालिनी रसोई समेटकर वापस आई तो उसने सुना कि प्रभा जी बालकनी में खड़ी होकर किसी से फ़ोन पर बात करते हुए शिकायत भरे स्वर में कह रही थी, देखो ना, बहू की बहन तो यहाँ आकर महारानी बन गई है। अरे उसे यहाँ काम करने के लिए बुलाया गया है, लेकिन वह तो बस मुफ्त की रोटियाँ तोड़ती रहती है, दिन भर बेशर्मों की तरह खिलखिलाती रहती है और हमेशा मोबाइल में लगी रहती है। अगर उसके पीछे ना पड़ो तो या तो कोई काम करेगी ही नहीं, बस ठूँस ठूँस कर खाएगी और एहसान जताएगी कि मैं तो यहाँ मदद करने आई हूँ। हमने इसे यहाँ काम करने के लिए रखा है, लेकिन यह बहुत कामचोर है। प्रभा जी की बात सुनते ही शालिनी अवाक रह गई और गुस्से से तिलमिला उठी। उसने सोचा कि आने दो आज शाम को जीजा जी को, अब मैं उनके सामने ही बात करूँगी। शाम को अनिल ऑफिस से आया तो शालिनी अपने कमरे में थी। चाय नाश्ता का इंतजाम भी नहीं हुआ था तो अनिल शालिनी के पास पहुंचा। वो उसे खामोश देखकर पूछने लगा कि क्या बात है शालिनी साहिबा, आज तो आप बहुत खामोश सी लग रही हो। शालिनी ने गंभीर स्वर में कहा कि जीजा जी, आज मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। पहले चलिए, मुझे आंटी जी से कुछ बात करनी है। वो बात मैं आपके सामने ही करना चाहती थी, इसलिए आपका इंतज़ार कर रही थी। उसकी गंभीर मुख मुद्रा देखकर अनिल भी गंभीर हो गया और शालिनी के साथ अपनी माँ के कमरे में पहुँचा। शालिनी ने प्रभा जी से सीधे सीधे पूछ लिया, आंटी जी, मैं आपके घर में आई हूँ तो आपको कोई दिक्कत है क्या? प्रभा जी फकफकाते हुए बोली कि नहीं बेटी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? शालिनी ने कठोर स्वर में कहा, आप जब दोपहर में फ़ोन पर बात कर रही थी तो मैंने सब सुन लिया था। आप यह बताइए कि क्या मैं कोई नौकरानी हूँ जो आप फ़ोन पर कह रहे थे कि मैं यहाँ मुफ्त की रोटियाँ तोड़ती हूँ, काम करने के लिए आई हूँ तो काम नहीं करती हूँ, इसलिए आप हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती थी। मैं 2 मिनट के लिए भी बैठ जाती थी तो आप मुझे कोई ना कोई काम बताकर उठा देती थी। तो क्या मैं यहाँ 2 वक्त का खाना खाती हूँ तो उसकी कीमत वसूलने के लिए आप मुझे दिन भर नचाती रहेंगी? ये कौन सी बात हुई भला? आज मेरा बहुत अपमान हुआ। ऐसा कहकर शालिनी रोने लगी। उसने शोभा को इन सब बातों में शामिल नहीं किया था क्योंकि इस वक्त उसकी मानसिक स्थिति को खराब करना उसे सही नहीं लगा। शालिनी की बात सुनकर प्रभा जी ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। अनिल को अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आया। उसने शालिनी से कहा कि शालिनी, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, तुम शांत हो जाओ, माँ से मैं बात कर लेता हूँ। शालिनी गुस्से से रसोई में चली गई क्योंकि उसे डिनर की तैयारी करनी थी। आधे घंटे बाद अनिल रसोई में आया और शालिनी से कहने लगा, शालिनी, रात को डिनर के बाद ज़रा छत पर चली आना, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। शालिनी ने डिनर बना लिया था। सभी लोग खाना खा रहे थे। आज शालिनी गुमसुम सी थी तो शोभा ने पूछा कि क्या हुआ शालिनी, आज तू इतनी चुपचाप क्यों है? तो शालिनी ने अपनी दीदी को बहलाते हुए कहा कि अरे दीदी, कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही मेरे सिर में थोड़ा दर्द हो रहा है। शोभा अपने कमरे में आराम करने के लिए जा चुकी थी। प्रभा देवी जी भी पहले की अपेक्षा शांत नजर आ रही थी। शालिनी छत पर चली गई और रात के अंधकार में आकाश में टिमटिमाते हुए तारों को निहारने लगी। देर रात को शालिनी छत पर खड़ी होकर बेचैनी से अपने जीजा जी का इंतजार कर रही थी। वो सोच रही थी
कि अगर दीदी प्रेग्नेंट ना होती तो शायद ऐसा कभी नहीं होता। फिलहाल दीदी के कारण ही वो मजबूरी में चुप थी। उसके जीजा जी भी थोड़ी देर में वहाँ आ गए। उस अंधेरे कोने में वो फालनी के चेहरे के भाव नहीं देख पा रहे थे। अनिल ने आते ही फालनी के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, अपनी माँ की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैंने माँ को अच्छे से समझा दिया है कि यदि तुम्हारी जगह उनकी बेटी के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता तो उनको कैसा लगता। अब वो बड़ी हैं, उन्होंने तुमसे माफ़ी नहीं मांगी, लेकिन अब वो तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करेंगे। फालनी ने असमंजस भरे स्वर में पूछा, वह सब तो मैंने वहाँ पर देख लिया था, आपने मुझे यहाँ अकेले में क्यों बुलाया है। अनिल कहने लगा, देखो फालनी, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन मेरी तुमसे यही विनती है कि तुम अपनी माँ से कुछ मत कहना। अगर उन्हें यह सब पता चलेगा तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। ऐसे में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। मैंने तुम्हें यहाँ मदद करने के लिए बुलाया है, और अगर इस घर में तुम्हारा अपमान हुआ है तो इसमें सारा कसूर मेरा ही है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी माँ की नज़रों में परिवार की इज्जत कम हो जाए। जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही शर्मनाक था, लेकिन अपने घर में ये सब बातें मत बताना प्लीज़। मैंने माँ के सामने ये सब तुमसे इसलिए नहीं कहा क्योंकि मुझे डर था कि कहीं फिर वो इसे हमारी कमजोरी समझकर तुम्हारे साथ और गलत व्यवहार ना करने लगे कि तुम तो अपनी माँ से कुछ कहोगी नहीं। फालनी ने कुछ सोचते हुए कहा कि जीजा जी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं और मेरी दीदी को भी इसी घर में रहना है। मुझे आंटी जी की बातों का बुरा तो लगा है, लेकिन अगर आप कहते हैं तो मैं माँ को कुछ नहीं बताऊंगी। फालनी की बात सुनकर अनिल के मन में उठा हुआ भयंकर तूफान थम सा गया था। उस दिन के बाद से प्रभा जी ने कभी भी फालनी के साथ नौकरानी के जैसा व्यवहार नहीं किया। शोभा ने अपनी देखभाल के कारण समय आने पर एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। फालनी हर कदम पर उसका साथ निभाती रही। कहीं ना कहीं प्रभा जी अपने व्यवहार से शर्मिंदा थी, क्योंकि फालनी ने कभी भी उन्हें अपने व्यवहार से नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की थी। ऐसी मुश्किल समय में मदद करने वाली लड़की उस परिवार के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं थी। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई रिश्तेदार किसी के यहाँ मदद करने के लिए कुछ दिनों के लिए जाते हैं, तो ऐसे में घर का कोई सदस्य उन्हें नौकर की तरह समझने लगता है, लेकिन वो नौकर नहीं होते हैं, बल्कि मुसीबत के समय पर मदद करने के लिए आए होते हैं। इसलिए हमेशा उनका आभार व्यक्त करना चाहिए और उनके मान सम्मान को कभी भी ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।